सबसे पहले जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेन चीज़ें जो हैं, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना होता है। ये चैप्टर हमको बताता है कि अब कब हम किसी पे टैक्स लगाना चाहते हैं तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर हमारे पास गवर्नमेंट ने 5 सोर्सेज बता रखे हैं, इनकम के 5 हेड्स होते हैं। यानी गवर्नमेंट कहती है कि लोग 5 तरीके से अर्न करते हैं, और वो 5 सोर्स हैं, या तो सैलरी, या हाउस प्रॉपर्टी, या कैपिटल गेन, या बिजनेस इनकम, या फिर अदर सोर्स। ये 4 हेड स्पेसिफाइड किए गए हैं। ये जो 4 हेड में नहीं आता फिर वो कहाँ आ जाएगा, अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है। फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। यानी गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपने पैसों को जो आपने कमाया है हमारे बताए स्पेसिफाइड एरिया में निवेश कर देते हैं तो आपको हम क्या दे देंगे, डिडक्शंस दे देंगे, वो हम पढ़ेंगे। फिर इन्हीं पांचों चीजों को जोड़ के और ये डिडक्शन माइनस करके आपका टोटल इनकम आता है। तो एक चैप्टर हमारे पास आएगा टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को माफ किया हुआ है, यानी एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के लिए पूरा इनकम टैक्स तो सेम ही होगा, चाहे कहीं भी कोई पढ़ो आप। बट ये है कि लेवल ऑफ नॉलेज अलग हुई, कोई बेसिक पढ़ाएगा, कोई डिटेल में पढ़ाएगा, कोई प्रैक्टिकल भी कराएगा। तो हमारा तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में हम लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम माफ होती है, यानी एग्रीकल्चर इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ बिजनेस इनकम भी है तो फिर गवर्नमेंट उस पर पार्शियल इंटीग्रेशन के एक कैलकुलेशन करती है, उस पर टैक्स लगाती है। सेम क्या बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन, है ना। यानी आपकी इनकम में बिजनेस इनकम भी जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर तो पूरा तो माफ करेंगे नहीं, है ना, और पूरे पे टैक्स भी नहीं लगा सकते। तो वी विल फॉलो पार्शियल इंटीग्रेशन, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन आएगा। इस तरीके से हम दो या दो से ज्यादा लोगों की इनकम को क्लब कर सकते हैं। क्लब का मतलब क्या होता है, मर्ज कर देना। जैसे क्लब कैसे होगा, मान के चलिए हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, तो दोनों लोग अपनी अलग अलग आईटीआर फाइल ना करें। गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है आपको, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन दे रखा है ना। तो यहाँ पे आप क्लबिंग ऑफ इनकम का फायदा उठा सकते हैं, है ना। कभी कभी क्लबिंग ऑफ इनकम आपके लिए फायदेमंद होती है। कभी कभी कोई आदमी इनकम टैक्स बचाना चाह रहा है, उसको हमने प्रोविजन ऐसा बना रखा है कि फिर उसी की इनकम हमारे क्लब की जाएगी। जैसे मान लो कोई पर्सन सोचता है कि प्रॉपर्टी की इनकम तो मैं ही कमाऊं, लेकिन प्रॉपर्टी की इनकम को ना अपनी वाइफ के मैं करवा देता हूँ, यानी प्रॉपर्टी नाम करवा देता हूँ वाइफ के, और लोगों की नजरों में हो जाएगा कि इनकम मुझे तो आ नहीं रही। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कंपलसरी क्लबिंग होगा। फिर चाहे वो ट्रांसफरर किसी और के नाम में ट्रांसफर क्यों ना करे, हम क्या मानेंगे, उसी के नाम की इनकम को हम मानेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लबिंग। उसके बाद हम एक चैप्टर, नहीं नहीं, क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने बताया ना, कभी कभी तो गवर्नमेंट कंपलसरी क्लबिंग करती है जहां पे लगता है उसको गवर्नमेंट का टैक्स चोरी हो रहा है। या फिर कभी कभी आप अगर कहते हो नहीं हमें हस्बैंड वाइफ को अलग अलग आईटीआर फाइल करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अलग अलग फाइल करते तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अलग अलग कर दो। लेकिन वहां पे आपको सुविधा देती है गवर्नमेंट कि अगर आप बोथ यू आर अर्निंग तो फिर आप दो आईटीआर ना भरो, आपको हमें वो दे रहे हैं कि आप एक ही आईटीआर से काम चला सकते हैं। फिर हम एक पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हम क्या देखेंगे, किस तरीके से, मान के चलिए मेरे पास 5 हेड्स हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया। मान लीजिए मेरे को एक हेड में तो फायदा हुआ, लेकिन दूसरे हेड में तो मुझे लॉस हो गया। तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल मिलेगा। यानी आप अगर एक हेड में प्रॉफिट करते हैं, दूसरे हेड में लॉस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सेट ऑफ। सेट ऑफ। लेकिन मान के चलिए मेरे को तो इतना लॉस हो गया है एक साल कि वो करंट ईयर एडजस्ट होने के बाद भी नेगेटिव हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ, नेक्स्ट ईयर को। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि सर कैरी फॉरवर्ड अगर करेंगे तो कितने सालों तक का करें, है ना, एक मिनिमम टाइम होगा ना। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे हेड वाइज कि कौन से साल कौन से लॉस को आप कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो दोनों ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए। सेट ऑफ मींस सेम ईयर, और कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करना। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इसमें जो है जो हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे
उसमें गवर्नमेंट जो है एक नया तरीका ले आई है, जो हमने पूरे प्रोविजन पीछे देखे, पीछे चैप्टर्स देखे, उसे हम अब बोला करेंगे ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम का मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स को ना धीरे धीरे क्या कर रही है, इजी करना चाह रही है। इजी का मतलब है इनकम टैक्स ना बहुत वास्ट है, बहुत रूल्स हैं, बहुत रेगुलेशंस हैं। तो गवर्नमेंट जो है एक नया टैक्स रिजीम ले आई है, उसे हम बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। इसमें सरकार कहती है अगर आप नया टैक्स रिजीम ले लेते हो तो ये ज्यादातर जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ये प्रोविजंस ज्यादा है वो खत्म हो जाएंगे। आपको हम सिंपल एक स्लैब रेट देंगे। स्लैब रेट आपके लिए हल्की सी होगी, छोटी छोटी स्लैब होगी और रेट्स होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। इसी को ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट जो है नई टैक्स स्कीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोल रही है। डिफॉल्ट का मतलब क्या, अगर आप कुछ भी फाइल नहीं करते, अपना फॉर्म चूज नहीं करते, तो आपका डिफॉल्ट न्यू रिजीम में चला जाएगा। ये उसके लिए है मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉय हो आप। तो सैलरीड अगर एम्प्लॉय हो तो आपकी इनकम आपका एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग काटेगा। इसीलिए जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, क्योंकि सैलरी में टीडीएस है, हमने पढ़ा है ना, तो सैलरी में हमारा एम्प्लॉयर क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में हमसे डेटा कलेक्ट करता है कि हमें न्यू स्कीम में टैक्स जमा करना है या ओल्ड। अगर हम उसको अपनी कंसेंट दे देते हैं ओल्ड या न्यू, तो वो होगा। अगर हम इस नहीं चूज करते तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है। और वो देखो, वो तो हम यही तो हम पढ़ेंगे ना क्लास में, जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम दोनों स्लैब से इनकम टैक्स निकालेंगे। जैसे मान के चलिए मुझे आपकी इनकम, आप मुझे बता दो सर मेरी इतनी इनकम है, अब आप मुझे बताओ सर कि मुझे न्यू रिजीम में फायदा है तो ओल्ड। तो हम क्वेश्चन जब क्लास में करेंगे तो न्यू रिजीम से भी करेंगे, ओल्ड से भी करेंगे। जिसमें हमारे क्लाइंट का बेनिफिट होगा उसको हम बोलेंगे कि भैया आप ये स्कीम ले लो। लेकिन ध्यान समझिएगा, अगर हम न्यू स्कीम एक बार ले लेते हैं तो फिर उसमें चेंज का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, कई ऐसे हेड्स हैं। हाँ, ओल्ड में तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही बहुत ही ज्यादा टैक्स प्लानिंग का है केस, कि आपको बड़ा ही ध्यान से करना है। हालांकि ये बात उसके ऊपर हो रही है जो अच्छी खासी इनकम अर्न करता है। छोटी मोटी इनकम के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे, है ना। तो ये हमारे पास एक प्रोविजन है, इसको भी हम क्लास में देखेंगे। इसके अलावा और हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे आईटीआर पोर्टल की बात करेंगे। पोर्टल दिखाऊंगा, जैसे जीएसटी का दिखाया था, है ना। और हर साल टैक्स में अमेंडमेंट्स होती है ना, चेंजेस होते हैं। अभी से फाइनेंस एक्ट 2024 आया, है ना। इसके पहले 23, इसके बाद 22। तो हर साल गवर्नमेंट टैक्स पेयर को लुभाने के लिए, बिजनेसमैन को लुभाने के लिए नए नए तरीके लाती है। उसको हम देखेंगे कहाँ, हाँ, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा ओवरऑल डिस्कशन होगा, जिसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ से अपन शुरू करते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट की बात हम करते हैं। देखिए जो जो भी इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं वो एक सेंट्रल लॉ है। जैसे जीएसटी पढ़ा था, सेंट्रल लॉ है। इस तरीके से इनकम टैक्स भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, सेंटर का लॉ है। सेंटर का लॉ मतलब ये सारा इंडिया पे एप्लीकेबल होता है ना। ये सारा हमारा एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो भी टैक्स लेती है। जैसे जीएसटी के पहले वैट होता था, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी लगता है, एक्साइज कई चीजों पे आज भी लगती है। तो आज भी जो है गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो बेसिकली जो टैक्स होता है वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है ना। हम जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखो एक ने हायरार्की बना रखा है। हायरार्की कैसे बना रखा है, देखिए सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हर चीज के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की दो ब्रांचेज होती हैं, एक सीबीआईटी और एक सीबीआईसी। सीबीआईटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सीबीडीटी है, सॉरी ये मिस्टेक है, सीबीडीटी नॉट सीबीआईटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सीबीडीटी हो गया। और सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। कस्टम लॉ आज भी चलता है। जीएसटी के आने से सारे टैक्स तो मर्ज हो गए, लेकिन कस्टम आज भी अपने अलग तरीके से लगता है। ठीक है, हमारे कोर्स में से कस्टम लॉ तो नहीं है, क्योंकि कस्टम लॉ बहुत कम यूज होता है।
लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में कस्टम लॉ भी है। तो अभी तो आप ये टैली का कोर्स कर लो, उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आप कुछ चीजें और कर लेना मुझसे, बाद में थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पढ़ लेना, थोड़ा सा कस्टम लॉ पढ़ लेना, थोड़ा सा और भी चीजें जो मैं कोर्स कराता हूँ ना, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के, वो कर लेना। अभी आप नॉर्मल वाली चीजें करो, ठीक है, जो आपका ओवरऑल अकाउंटिंग की तैयारी कराएगा। क्लियर? चलो, उसके बाद हम आते हैं टैक्सेशन। तो टैक्सेशन देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इसका ना बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ये मेरे ऊपर लगाया गया है तो मुझे अपनी जेब से पे करना है, और मैं इसका बर्डन किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो इनकम टैक्स है, टीडीएस है, ये जिस पे लगे हैं उसी की जेब से कटेगा। लेकिन जैसे जीएसटी है ना, सर्विस टैक्स पहले लगता था, यानी कुल मिला के जीएसटी जो है हो गया कैसे प्रकार का टैक्स हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि इसका बर्डन जो होता है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? देखो अब हम यहाँ से बेसिक टर्म शुरू करते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। ध्यान से समझना, इनकम टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो दो हैं। हर इनकम टैक्स या किसी भी टैक्स में दो चीजें बनाई जाती हैं, एक एक्ट और एक रूल। ठीक है, जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं कैसे होगा, तो उसमें हम रूल्स में बताते हैं, और क्या करना है तो हम बनाते हैं एक्ट में। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह जो पार्ट होती हैं वो बनाई जाती हैं कहाँ, एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 है। ठीक है, तो 1961 ने पर्सन को डिफाइन किया। पहले तो पर्सन कौन होता है, पर्सन कौन होता है, तो सबसे पहले जो भी लोग अर्न करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अर्न करते हो, है ना, जो भी लोग अर्न करते हैं चाहे किसी भी तरीके से अर्न करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन, है ना। तो पर्सन यहाँ पे कौन कौन है, जैसे मैं और आप अगर अर्न करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर, फैमिली बिजनेस एचयूएफ, पार्टनरशिप कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई ग्रुप, यानी दो कंपनी मिलके, एक फर्म और एक इंडिविजुअल मिलके, इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है लोगों का ग्रुप। जैसे कि आपने कोई संस्था खोल ली इसमें 100 मेंबर, 50 मेंबर, या आपने कोई वेलफेयर एसोसिएशन खोल लिया जिसमें मेंबरशिप होती है, उसे बोलते हैं बीओआई। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी संस्था जिसको सरकार ने सेटअप किया, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट। और लोकल अथॉरिटी का मतलब जो लोकल एरिया वाइज रहते हैं, जैसे एमसीडी दिल्ली में, डीडीए पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, है ना, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी चीजें हैं, ये सब कहीं ना कहीं से लोगों से पैसा कमाती हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पर्सन हो गए। पर्सन वो हैं जो किसी भी तरीके से इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं असेसी कौन होता है। असेसी का मतलब क्या होता है, ऊपर जो पर्सन हमने पढ़ा उसमें से जिसे टैक्स पे करना पड़ेगा, हु इज लायबल टू पे टैक्स, उसे हम बोलते हैं असेसी। जैसे मैं और आप अगर अर्न करते हैं और हम इतना अर्न नहीं करते कि हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बने। टैक्स की लायबिलिटी कब बनेगी, जब हम स्लैब के ऊपर अर्न करेंगे, वो हम बहुत जल्दी स्लैब देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, पर्सन। लेकिन अगर हमारी इनकम इतनी है कि हम स्लैब को क्रॉस कर रहे हैं और हमें टैक्स पे करना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, असेसी। क्लियर? चलिए अब दो चीजें समझते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब असेसमेंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर समझते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे मैं इसको ठीक करूंगा, हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा 2023 और 24, जो हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ। ठीक है, तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है, तो जीएसटी तो कैसा टैक्स है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। आप टैक्स लगा, आपने टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कीजिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेकिन डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कहती है पहले अर्न कर लो, फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर लो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होती है हमें क्या कर देना, पे करना। तो हमारे लिए प्रीवियस क्या होगा, जिस साल हमने कमाया। जैसे अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मार्च 2024 में, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 23-24, अप्रैल 23 में शुरू हुआ, 2024 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। असेसमेंट ईयर होता है उसके नेक्स्ट का ईयर, यानी जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिसमें आपकी इनकम
असेस की जाएगी। नहीं, करंट ईयर नहीं बोलेंगे ना, करंट ईयर बोलेंगे तो डेफिनेशन बिगड़ जाएगी। हम करंट ईयर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि जिस साल इनकम अर्न करेंगे, इसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, है ना। और जिस साल आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स हमेशा आप नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर पे करते हैं। जैसे जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा ना, तो याद रखिए एक डेट हम पढ़ेंगे। जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई। कंपनीज के लिए लास्ट डेट होती है जिनको ऑडिट करानी पड़ती है 31 अक्टूबर। और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का काम है, हम आगे पढ़ेंगे ये सब, जिनको अपने फॉरेन ट्रांजेक्शन्स भी जिनका होता है, उसकी होती है 31 दिसंबर। तो यानी आपके ये सारे ईयर कहाँ आए, नेक्स्ट ईयर में आए ना, प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया। तो इसलिए उन ईयर को हम क्या बोलेंगे, 24-25 को असेसमेंट ईयर, क्योंकि उस साल आपकी इनकम असेस होगी, उस साल की इनकम के आपके रूल्स प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हम लोग स्लैब की बात करते हैं। अब देखिए, टैक्स दो प्रकार से लगता है। टैक्स कैसे लगता है, दो प्रकार से लगता है। एक तो स्लैब रेट सिस्टम, और एक क्या होता है, फ्लैट रेट सिस्टम। स्लैब रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर आपका स्टेटस जो ऊपर मैंने पढ़ाया, इंडिविजुअल है आप, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्संस हैं, तो आपके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल। और इसके अलावा अगर आप कोई और है, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो फ्लैट रेट। स्लैब का मतलब होता है ऐसे आप अर्न करो, इस तरीके से पे करो। फ्लैट का मतलब होता है 1 रुपया भी कमाया, उस पर जो फिक्स रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले अगर आप ये ओल्ड स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम सारा ओल्ड स्कीम पढ़ रहे हैं, स्पेशली जब न्यू स्कीम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो स्कीम क्या कहती है, अगर आप 60 साल तक की एज के हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल सिटीजन, तो आपके लिए क्या स्लैब है, 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 80 तक है, तो आपको बोला जाएगा सीनियर सिटीजन। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। अगर आप 80 साल से भी ऊपर हैं, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 तक 20%, और 10 से ऊपर 30%। इसका मतलब देखिए, स्लैब सेम है, जो स्लैब का रेट है सेम है, बस आपको अमाउंट कौन सा चेंज हो रहा है, मिनिमम एग्जेम्पशन वाला, मिनिमम लिमिट। 60 साल तक को 2.5 लाख माफ किया, 60 से ऊपर वाले को 3 लाख माफ किया, और 80 से ऊपर वाले को 5 लाख माफ किया। बाकी जो स्लैब है उस पर रेट ऑफ टैक्स सेम है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट। अब सरकार ना सरचार्ज लगाती है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज होता है जब आपकी इनकम इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट कहती है आपसे थोड़ा पैसे और लेना चाहिए हमको, उसे बोलते हैं सरचार्ज, यानी टैक्स पे टैक्स लेती है। क्या लेती है, टैक्स पे टैक्स लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज। तो टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट कब लेगी, देखिए इसके लिए आपकी एक लिमिट बनाई गई यहाँ भी। पहली लिमिट क्या कहती है, ये लिमिट उन्हीं के लिए, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा, जिसके ऊपर स्लैब लगती है, सबके ऊपर नहीं। स्लैब 10% आपको और देना पड़ेगा टैक्स का, यानी जितना टैक्स आएगा उसका 10% और, जब आपकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ है, तो आपको टैक्स का 15% देना है। ठीक है, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25% देना है, और अगर 5 करोड़ से ऊपर तो 37% देना है। ठीक है ना, क्लियर। तो याद रखिएगा, टैक्स लगता है इनकम पे, लेकिन सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे। ठीक है, अब कंपनी के रेट की बात करते हैं। अब कंपनियों को दो पार्ट में बांटा गया है। टैक्स निकल के आएगा, जो आप स्लैब लगाओगे ना उसके ऊपर लगेगा। अब आते हैं कंपनीज के ऊपर क्या रूल है। तो कंपनी के ऊपर क्या रूल है, देखिए, अगर आप ऐसी कंपनी है जिसका प्रीवियस ईयर बोले तो जिस साल आपने कमाया है, ने जिस साल आपने कमाया है उससे पिछला साल, ये बोला जा रहा है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट, हाँ ग्रॉस रिसीट अगर आपकी 400 करोड़ तक है, ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ तक है, इसके ऊपर आप नहीं गए, तो आपके प्रॉफिट पे हम 25% लगाएंगे, और अगर 400 करोड़ से ऊपर चले गए तो 30% लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब फॉरेन कंपनी पे क्या रूल है, फॉरेन कंपनी का देखते हैं। फॉरेन कंपनी पे
कोई भी हमें टर्नओवर चेक नहीं करी, सीधा 40% लगा देना। ठीक है, क्लियर। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है या लोकल अथॉरिटी है, एमसीडी, डीडीए, तो फिर आप पे 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्या कहती है, फॉरेन कंपनी पे हमने पढ़ लिया 40% है। अब जिस तरीके से सरचार्ज लग रहा था ऊपर, वो कंपनी के ऊपर भी सरचार्ज, कंपनी के ऊपर सरचार्ज कैसे, देखिए अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, ठीक है ना, नेट टोटल इनकम, तो 7% का क्या है, सरचार्ज। 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% का सरचार्ज। फॉरेन कंपनी है, देखिए सरचार्ज बहुत कम है, क्या, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% सरचार्ज, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 5% सरचार्ज। ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? हाँ, यहाँ पे लॉजिक ये बोला है सरकार ने कि कमाई के ऊपर तो हम भारतीय कंपनी का बचाव करेंगे, भारतीय कंपनी को हम कमाने का पूरा पूरा अधिकार देंगे, लेकिन अगर भारतीय कंपनी करोड़ों के ऊपर कमा रही है, तो जो हमने इनको फेवर किया था वो यहाँ पे इनकी हम कसर निकाल लेंगे। मतलब फॉरेन कंपनी के ऊपर हम टैक्स ज्यादा लगा ले, सरचार्ज कम लगा, दोनों को बराबर ही कर दिया ना हमने, है ना, क्योंकि देखो व्यापार तो करवाना ही पड़ेगा ना, रोजगार तो कंपनियां ही दे रही हैं, इसीलिए हमने गवर्नमेंट इंडियन कंपनी से सरचार्ज ज्यादा लिया, टैक्स कम किया, फॉरेन कंपनी पे टैक्स ज्यादा लिया, सरचार्ज कम किया, तो हमने एक तरीके से बराबर ही कर दिया, दोनों को पार्शियलिटी हमने बराबर कर दी। वरना अगर ये उनको पता चलेगा किसको, भारत विदेशी कंपनियों को, तो उनको गलत लगेगा। अब यहाँ पे ना तो इंडियन कंपनी को गलत लगेगा ना विदेशी कंपनी। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनके लिए ये स्लैब बनाई गई है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो या तो स्लैब ले सकती हैं जो ऊपर हमने पढ़ा, या वो अपना ये स्लैब फॉलो कर सकती है, उनके लिए ये स्लैब है। क्या, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं कह रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो ये स्लैब ले सकती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, या उनको बोला गया है कि आप ये सारा हटाओ झमेला, आप सीधा 25.168% पे कर दो। ये कैसे आया, ये टैक्स प्लस एजुकेशन सेस सब मिला के आया, क्योंकि अभी हम टैक्स के साथ साथ 4% एजुकेशन सेस भी लेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर स्लैब लेती है तो कैसे बोलना है, 10,000 तक पे 10%, 10,000 से 20,000 के ऊपर 1,000 तो ऊपर दिया होगा, और 20,000 से ऊपर 3,000 प्लस 30%। ठीक है, अगर आपके घर में छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, और आपका हम कुछ इनकम निकालते हैं, तो उस पर 60% का टैक्स है, जिसे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन मनी। आपके खाते में पैसे आए, आपको पता ही नहीं कहाँ से आया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, आपको पता ही नहीं पैसे कहाँ से आए, कोई खर्चा किया, पता चला आप गरीब की कैटेगरी में थे, लेकिन आपने शादी करी और शादी में हेलीकॉप्टर बुलाया, ऐसे आप शोज कर रहे हैं, और आपने आज तक ITR नहीं भरी, तो भैया 60% का टैक्स। ठीक है, और ये 60% का टैक्स सरचार्ज लग के और सेस लग के, तो ये इफेक्टिवली 78% तक चला जाता है, जो कि बहुत भारी भरकम है। इसलिए लोगों को बोला जाता है कमाओ खूब लेकिन गवर्नमेंट को भी देते रहो। कुछ कैजुअल इनकम्स होती हैं। कैजुअल इनकम क्या होती है, जैसे कि हम लॉटरी जीत गए, कहीं पे KBC शोज में जीत गए, करोड़पति जीत गए, बिग बॉस जीत गए, तो याद रखना है कि यहाँ पे सीधा 30% है, हमने TDS पढ़ा था, बताया था आपको, है ना, तो वो टैक्स ही एक तरीके से। और यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे कोई खर्चे अलाउ नहीं होते। खर्चे मतलब अगर आप KBC में जाते हैं और आप बोलते हैं 1 लाख रुपए जीत गए, बिल्कुल आपका सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, खर्चा नहीं। यानी आप बोलोगे कौन ने करोड़पति गया, जहाज का किराया लगा, खाना खाया, पैसा खर्च हुआ, नो, कोई ATC वाली डिडक्शन, बिल्कुल, यहाँ से हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। जो डिडक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से वाली, वहाँ कोई माफी नहीं, कोई यहाँ पे 2.5 लाख की लिमिट माफ नहीं होगा, कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, सरचार्ज तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सरचार्ज लगाएंगे, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर जीत गए तो 12% का सरचार्ज आपसे लेंगे ही लेंगे। और ये तो सिर्फ टैक्स की बात करी हमने, जो भी आपका टैक्स आएगा उस पर 4% का हमें क्या देना पड़ेगा, एजुकेशन सेस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, हालांकि हम कोर्स में नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है AMT और MAT। ये क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, MAT, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, TDS में पढ़ाया था ना मैंने आपको, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास कंपनीज होती हैं, ठीक है, और जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, एक तो कंपनी के ऊपर क्या लगाया जाता है, MAT, और एक जो होता है फर्म अदर देन कंपनी, और भी कोई एसोसिएशन है, उस पर हम लगाते हैं AMT। ये क्या होता है, ये भी एक एडवांस टैक्स की तरह होता है। कैसे सर, गवर्नमेंट कहती है कि आप ना हमें प्रॉफिट पे मत दो, आप अपना बुक प्रॉफिट निकालो। मैट दिया जाता है बुक प्रॉफिट पे, यानी जब आपका साल खत्म होगा ना, तो हम आपसे टैक्स कैसे लेंगे,
जो तो मैट होगा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होगा, यानी एक तरीके से बुक प्रॉफिट गवर्नमेंट ने बताया ऐसे निकालो। एक तो हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का तरीका बताती है कि आपके प्रॉफिट में क्या अलाउ क्या डिसअलाउ। वो जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं बुक प्रॉफिट। तो आपका जो बुक प्रॉफिट होगा 18.5% के हिसाब से निकालना है उस बुक प्रॉफिट पे, और उस पर हमें टैक्स देना है। तो यानी मैट क्या कहता है, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन वो जो आएगा, और टैक्स एज पर मैट जो आएगा जो ज्यादा होगा ना वो गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, और इसका आप क्या ले सकते हो, इसका आप क्या ले सकते हो, इसका आप रिफंड या फिर आप इसका एडजस्टमेंट हो सकता है कब, जब अगर आपने मैट के हिसाब से पे किया और लास्ट में आपको प्रॉफिट कम हुआ तो आपने ज्यादा पे कर दिया, तो आप इसका रिवर्सल यानी इसका क्रेडिट ले सकते हैं। इस तरीके से एएमटी मतलब ये प्रॉफिट पे एक तरीके से पहले से ही हम एडवांस टैक्स तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, पूरे सेक्शन को ना पूरे इनकम टैक्स को कैसे सेक्शन वाइज बांटा हुआ मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि हमें सेक्शन नहीं पढ़ने, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स हैं उन्हीं को सेक्शन वाइज कैसे बांटा गया है। सेक्शन 15-17 सैलरी को डील करता है, सेक्शन 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 28 से 44 देख रहे हैं आप कितने बड़े सेक्शन है, पीजीबीपी है ना बिजनेस प्रोफेशन, और 45 से 55 कैपिटल गेन, और 56 से 59 अदर सोर्स के बीच में बांटा गया। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा ना, स्लैब रेट। स्लैब रेट तो लगता है इनकम, नॉर्मल इनकम पे, लेकिन अगर आपकी इनकम में ये चीजें हैं जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या अगर आपने कहाँ से पैसे आपको मिले, लिस्टेड शेयर से पैसा मिला या लॉटरी विनिंग से मिला, तो इन पे स्पेशल टैक्स है। जैसे शॉर्ट टर्म पे 15%, लॉन्ग टर्म पे 20%, ये कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे। अगर इन लिस्टेड शेयर से मिला तो 10%, और अगर लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल यहां से जीत गए तो 30% का टैक्स। अगर मैं 5 हेड्स की बात करूं तो 4 हेड्स को तो हम डिटेल से पढ़ेंगे ही। अब प्रॉब्लम आती है सर अदर सोर्स में क्या जाएगा, तो अदर सोर्स का मतलब होता है जो आपकी मेन कोर बिजनेस से नहीं इनकम आ रही है उसको हम अदर सोर्स में डालेंगे। जैसे मान के चलिए अगर मैं फुल टाइम जॉब करता हूं और मैं 2-3 घंटे दिन के निकाल के कोचिंग ले लेता हूं, तो मेरी मेन इनकम क्या होगी, सैलरी होगी, और मेरा अदर सोर्स क्या हो जाएगा, कोचिंग इनकम। ठीक है, अब जैसे मैं कोचिंग फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, तो मेरी जो कोचिंग से पैसे आएगा अब वो मेरी क्या बन जाएगी, बिजनेस इनकम। और नहीं, बिजनेस वर्ड नहीं बोलना आपको, बिजनेस बोलोगे फिर तो वो बिजनेस में ही आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका वो उस इनकम के लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोचिंग से मेरे को पैसा आ रहा है, ठीक है, मैं पूरा दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ वहाँ सेशन लेता हूँ, लेकिन मैंने जो पैसे बैंक में डाले हैं वहां मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है, सेविंग बैंक। मैंने कुछ कंपनीज में शेयर्स खरीद रखा है, वहां से मुझे डिविडेंड भी मिलता है, तो वो तो मेरा अदर सोर्स हो गया ना। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को हम मेन से जोड़ दें, मेन सोर्स तो सैलरी हो गया, लेकिन आप जो और तरीके से अर्न कर रहे हैं वो फिर अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको देखना है कि आप मेन टाइम किस में डिवोट कर रहे हैं, तो अगर वो फिर आपका मेन हेड में जाएगा। तो ये जो मैं सोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप ऐसे पढ़िए कि ये अदर देन मतलब मेन बिजनेस है। जैसे कमीशन पहला मैंने लिखा हुआ है, कमीशन का मतलब है जैसे मान के चलिए प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर लोग हर चीज कमीशन पे काम करते हैं। तो अगर आपका वैसे तो नॉर्मल काम कोचिंग है, लेकिन आप कभी कभी कुछ मकान दुकान फ्लैट में भी बिकवा खरीदवा देते हो और कमीशन मिल जाता है, तो फिर आपका अदर सोर्स है। लेकिन पता चला आप प्रॉपर्टी डीलर ही हो, आपका बिजनेस ही यही है, फिर आपका अदर सोर्स नहीं है, फिर तो आपकी बिजनेस इनकम है। ठीक है, ऐसी मैंने इंटरेस्ट बताया आपको। ये सारे आपको ऐसे पढ़ने हैं कि मेरा मेन बिजनेस नहीं है, साइड इनकम है। तो साइड इनकम मतलब अदर सोर्स। ठीक है ना, डिविडेंड इनकम, मैं नॉर्मली शेयर में पैसा नहीं लगाता, लेकिन मैंने 1-2 शेयर में लगा रखा है, तो वो मेरा अदर सोर्स है। लेकिन मैं पूरा दिन शेयर मार्केट में ही डील करता हूँ, शेयर में ही पैसा लगाता हूँ, वहीं से कमाता हूँ, तो मेरा मेन बिजनेस। तो इसको आप एक बार ये पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मेट है जो हम एक्सेल शीट पे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हम किसी पर्सन की टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पांचों हेड की जोड़ेंगे, वो कहाँ कहाँ से कमाता है। पांचों हेड को जोड़ने के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इसे शॉर्ट में जीटीआई बोलते हैं। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे आपने पैसा कहाँ कहाँ से लगाया है, तो इसे बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को हम माफी देंगे।
माफी दो तरीके से मिलती है, ध्यान समझिएगा। माफी एक तो मिलती है खर्चा करने की वजह से, और एक माफी होती है वहां से आई इनकम, यानी कुछ स्पेसिफाइड इनकम है वो माफ हो जाती है, या आपने कोई चीज जहां इन्वेस्ट, जैसे LIC कराई तो माफी मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस कराया है ना, ये इसे बोलते हैं खर्चों बेस पे डिडक्शन। और एक हमारा क्या होता है इनकम बेस्ड डिडक्शन, जैसे कि आपको रॉयल्टी मिलती है, डिडक्शन है। आपको जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है उसे बोलते हैं ATT, ये 10,000 तक माफ होता है। ठीक है, तो वो सारी माफी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका टोटल इनकम, इसी को क्या बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम पे ही हम स्लैब लगाते हैं, जो पढ़ा था ना ऊपर हमने स्लैब, यहीं पे हम चेक करते हैं, स्लैब लगाते हैं। फिर यहाँ पे स्लैब अप्लाई करेंगे, कौन सी स्लैब में आ रहा है तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक और छूट देती है, उसे हम बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी मैं ओल्ड स्कीम बता रहा हूँ आपको, ये रिबेट नई स्कीम में थोड़ा ज्यादा मिलती है। रिबेट कहती है अगर आपकी पुरानी स्कीम में ये जो ऊपर टैक्स आपने निकाला है, अगर वो टैक्स 12,500 से कम है तो आपका सारा ही टैक्स जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ रिबेट कहती है कि अगर आपका टोटल इनकम, रिबेट कहती है टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम है तो रिबेट देंगे, 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट नहीं मिलेगी। अगर 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगी, कितनी मिलेगी, जो टैक्स ऊपर आया और 12,500 दोनों में से कम होगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, फिर आपका टैक्स आ जाएगा। फिर हम एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%, जो टैक्स आएगा उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन अगर आपका पहले ही TDS कट चुका है, जो 26A से चेक करेंगे, ये आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो यहाँ पे हम उसको माइनस कर देंगे। नहीं, एजुकेशन सेस के बाद रिबेट लगाना है, क्योंकि तभी तो टैक्स बनेगा ना आपका। ठीक है, तो ये हमारा TDS कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया होगा तो वो भी हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी पर्सन की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, किसी भी क्लाइंट का वर्किंग करने से पहले पहले हम उसका टॉप पे डेटा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं डेटा बना रहा हूँ नेम, मैंने क्लाइंट का यहाँ नेम लिखा। ठीक है, ध्रुवकांत शर्मा, फिर उनका एड्रेस, ठीक है, फिर उनका पैन, फिर उनका आधार, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना, अभी आधार, फिर यहाँ से उनका प्रीवियस ईयर, हम किस प्रीवियस ईयर की वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी प्रीवियस ईयर क्या है 23, 24। ये सब डेटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ITR जब फाइल करोगे तो ये डेटा हमको डालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो डालना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप रिकरिंग बेसिस भरोगे तो आपका फिर डेटा ऑटोफिल आ जाएगा। ठीक है, इनकम को छोड़ के बाकी ऑटोफिल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। चलो, अब मैं अपना डेटा आपको बता रहा हूँ, हम इस पर वर्किंग साथ साथ करेंगे। सपोज कीजिए मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि मेरी सैलरी इनकम है, पूरे साल की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया मेरी सैलरी इनकम है 4,70,000। तो याद रखना है सैलरी में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, वो हम सैलरी डिटेल से जब पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार सबको 50,000 रुपये माफ़ करती है, ये सैलरी में इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यानी आपकी सैलरी टैक्सेबल कितनी आई, ये वैल्यू और माइनस 50,000, यही वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस, एंटर। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, यानी मुझे रेंट आता है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी से कैसे पूछेंगे आप, जितना मुझे रेंट आया, मैंने आपको बताया साल भर में मेरे को रेंट आया 3,40,000 का। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कहती है, आपको यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। कितना देती है, 30%। 30% क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट मान के चलती है कि जब आप घर को मेंटेन करते हो तो उसमें
मेंटेनेंस खर्चा भी होता है, क्योंकि अलग से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे मैंने पोता लिपि कराई, मैंने वाइट वॉश कराया, वट जो भी आप बोलोगे, तो वो आपको अलग से नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको सरकार स्पेशली आपको कितना देती है, 30%, मतलब 0.30 आपके टोटल रेंट में से माइनस हो जाएंगे। तो यानी आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना बना, टैक्सेबल अमाउंट बना आपका ये माइनस ये। क्लियर। अब इसी तरीके से आपका है एक सोर्स होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये हम अलग से पढ़ेंगे। कैपिटल गेन पे ध्यान रखना है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इस पे क्या है, स्पेशल रेट। ठीक है, हाँ, इस पे 20% और 15% है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कोई कैपिटल गेन नहीं है, ताकि हमारा सिंपल क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। फिर यहाँ पे आप पूछोगे सर कोई अदर सोर्स है आपका, मैं बोलूँगा हाँ है। आप पूछोगे क्या, तो मैं आपको बताऊँगा मुझे यहाँ से इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक से। सेविंग से कितना इंटरेस्ट मिला, साल भर की बात कर रहे हैं हम, 5600 मैं आपको बताऊँगा। फिर बोलोगे सर और कोई आपको अदर सोर्स मिला, मैंने कहा हाँ कमीशन मिला। कितना मिला सर आपको, मैं बताऊँगा 7800 मिला। फिर आप पूछोगे सर कोई और इनकम आपकी अदर सोर्स, मैं बोलूँगा हाँ मुझे एक जगह से क्या मिला, रेंट मिला, है ना, रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का नहीं, किसी भी चीज़ का रेंट मिला, हाउस प्रॉपर्टी मिलता तो वहाँ कवर हो जाता। ठीक है, 9000 का, ये सारा मेरा क्या हो गया, अदर सोर्स। तो इसको मैंने जोड़ा, कितना आ जाएगा ये, दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। ठीक है, दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, दिस प्लस, अच्छा, प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। ठीक है, 22,400। फिर मैंने आपको बताया था क्या, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पांचों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारी कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, जीटीआई। क्या बोलेंगे, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ये कैसे निकालेंगे, पांचों हेड को जोड़ दो, पांचों हेड को जोड़ दो, तो पांचों क्या क्या है, एक तो ये था मेरा, ठीक है, एक मेरा ये था, और एक मेरा ये था। क्लियर, सबको जोड़ दो, ये मेरा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। कोई दिक्कत। अब इस पे मैंने क्या बताया था आपको, क्या मिलती है यहाँ पे डिडक्शन, कौन सी वाली, चैप्टर 6A। तो अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे क्या सर आपने क्या LIC कराई है, मैं यस भी बोल सकता हूँ, नो भी बोल सकता हूँ। तो मान के चलिए मैं बोलूँगा हाँ मैंने LIC कराई है। कितने की कराई है सर, तो मैंने 70,000 की LIC कराई है। 70,000 क्या है, ये जो प्रीमियम भरा है मैंने साथ में, समय शॉर्ट नहीं, 70,000। फिर आप पूछोगे सर और कोई डिडक्शन, मैंने कहा नहीं। फिर आप बोलोगे ये जो ये ना इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे, इस पे आप खुद बोलोगे मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। ये हमको पढ़ना पड़ेगा डिडक्शन कहाँ कहाँ कब कब मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था मैक्सिमम 10,000 तक मिलती है। तो कितना मिला है आपको, 56। तो सारा ही क्या हो जाएगा, माफ, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 10,000। तो ये आपकी क्या हो गई, डिडक्शन। क्लियर। तो अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, टोटल इनकम। क्या बन जाएगा, टोटल इनकम। कैसे निकल के आएगा, जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी ये वैल्यू, इसमें आप क्या माइनस कर दो, एक तो ये और एक ये आपकी आ गई टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। क्लियर, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। अब इस पे स्लैब लगाना है, ठीक है, स्लैब लगाना है, स्लैब लगाइए। स्लैब क्या कहती थी, नॉर्मल पर्सन है तो 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। ऐसे बोलते हैं ओल्ड स्कीम। अभी न्यू स्कीम का हम नहीं कर रहे, ठीक है। चलो यहाँ पे लगाओ, पहले 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं। अब 2.5 से 5 की बात करो तो 2.5 से 5 का डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लाख पे पहले टैक्स लगाओ, इज इक्वल टू 2.5 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा, 5%, तो 0.05। ये हो गया आपका 2.5 से 5 तक का। अभी तो ये और भी ऊपर गया है,
फिर अगली स्लैब क्या बोलती है, 5 से 10 के बीच 20%, ये 10 के अंदर ही है यानी इसी स्लैब में, तो 5 से 10 तक नहीं जाएंगे, 5 से यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एक इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 5 से 10 बोले तो ये माइनस 5 लाख, यही है ना, 5 से ज़्यादा इतना कमाया, इस पे कितना लगा देना है, इंटू 0.20 20%, 30 तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि 30 तब होता है 10 से ऊपर होता है। तो दोबारा देखो मैंने क्या किया, 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5 ये, और 5 से 10, तो 5 से 10 तक तो नहीं गया, 5 से 6 यहाँ तक, तो यहाँ पे ये, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये वाली वैल्यू आपको टैक्स पे करना है, और एक ये, दोनों ही टैक्स हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको रिबेट, याद करो, रिबेट क्या बोलती थी, पहले ये चेक करो, 87 ये कहता था, ये चेक करो क्या 5 लाख से कम है, नहीं, अगर ये 5 लाख से कम होता तो आपको क्या मिल जाती, रिबेट, लेकिन इस बार नहीं मिलेगी क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है, तो ये क्या हो गया, रिबेट 0। अगर ये वैल्यू 5 से कम हो जाती तो ये रिबेट मिलती, कितनी, जितना टैक्स आया और 12,500 दोनों में से जो कम होता, क्लियर हुआ, तो ये 0, तो आपका टैक्स कितना बना, सेम यही वैल्यू बन गई, कुछ तो माइनस हुआ नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इस पे क्या लगाएंगे, एजुकेशन सेस, कितना लगता है एजुकेशन सेस, जितना टैक्स आया उस पे 0.04, ये 4% का एजुकेशन सेस, दोबारा लगाते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 0.04, यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, आपको टैक्स कितना पे करना है, एक तो ये पे करना है और एक ये, ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दो, इज इक्वल टू दिस प्लस, सॉरी दिस प्लस दिस, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या आपका कोई टीडीएस कटा है, क्या आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा हाँ, लेकिन मेरे बताने से नहीं होगा, ये कहाँ चेक करेंगे, फॉर्म 26AS पढ़ाया था, वहाँ से पता चलेगा कितना टीडीएस कटा है। मान के चलो वहाँ से आपने चेक किया और 26AS से आपने पता किया कि मेरा ऑलरेडी 26AS से 7900 का टीडीएस कटा हुआ है, तो गवर्नमेंट को अब मैं कितना टैक्स पे करूंगा, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, कितनी टैक्स लायबिलिटी आई, ये वैल्यू, ये वाली, माइनस ये जो मैंने पहले पे कर दिया, ये मुझे और पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर टीडीएस ज़्यादा कट जाता इससे तो मेरा क्या बन जाता, रिफंड, तो ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और इसको जब हम पे करेंगे इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले आप पे करो और रिटर्न फाइल में दिखाओ 0, अब मुझे कुछ पे नहीं करना। क्लियर हुआ है पूरा वर्किंग, ये मैंने एक सिंपल केस लिया, अब इसमें डिफरेंट केस हो सकते हैं, समझ में। ये पूरा हमने एक क्लाइंट का पूरा वर्किंग स्टार्ट किया। अब जब क्लाइंट का डेटा बनाया था जब हमने, तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख सकते हो, क्या, कि क्लाइंट की एज कितनी है। एज क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर पुरानी स्कीम लेके चलते हो ना तो वहाँ पे एज मैटर करती है। जैसे मान के चलो एज मैं अभी ले लेता हूँ 32, तो यहाँ पे पुरानी स्कीम अगर आप लेते हो तो एज के हिसाब से स्लैब है। एज के हिसाब से कैसे, 60 साल तक अलग स्लैब है, 60 से 80 अलग है, 80 से ऊपर अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, देखो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें देखो टैक्स स्लैब क्या है। 60 साल तक है आपको तो नॉर्मल सिटीजन कहलाओगे आप, 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन और 80 से ऊपर सुपर सीनियर। देखो ये है नॉर्मल स्लैब,
60 से ऊपर वालों के लिए 3 लाख तक माफ होता है। यही मैंने पढ़ाया ना आपको, ये वाला क्वेश्चन कराया, देखो 2.5 तक नील, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। अगर 80 से भी ऊपर है तो ये वाली स्लैब, इसे बोलते हैं ओल्ड स्कीम। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे न्यू स्कीम आई है, तो उसमें जो है स्लैब रेट को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? बोलो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे केसेस हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल आप अर्न करते हो, लेकिन आप टैक्स पे करते हो नेक्स्ट ईयर, उस नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 जब खत्म होगा तो हम टैक्स पे करेंगे 24-25 ईयर में, तो वो हमारा असेसमेंट ईयर है। ये सबके लिए प्रोविजन है। लेकिन देयर आर 5 केसेस जहां पे गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर एंड का वेट नहीं करेगी, जिस साल आप अर्न करेंगे उसी साल हम आपसे टैक्स ले लेंगे, लाइक जीएसटी। वो कौन से केस हैं वो देख लो। अगर आपका शिपिंग बिजनेस है और आप कौन हो, नॉन रेजिडेंट, तो आपको उसी साल टैक्स देना है। या ऐसा डाउट है कि आप इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, या आप एओपी बीओआई हैं और आपका बिजनेस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुआ था, वो पर्पस क्या हो गया, पूरा हो गया। और तीसरा असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई, ये हो गया। ठीक है, आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम किया और वो पर्पस पूरा हो गया, तो आप उसी साल टैक्स पे करो। या असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, आपने किसी प्रॉपर्टी से खूब पैसा कमाया और जब कमा लिया तो उसी साल प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर रहे हो ताकि वो इनकम उसके में ऐड हो जाए, मेरे में नाम है, तो मालिकाना हक छोड़ रहे हो, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो वो इनकम आपकी उसी साल असेस करके टैक्स ले लिया जाएगा। और 5th केस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद कर रहे हैं आप बिजनेस, तो आपको उसी साल टैक्स पे करना है। ठीक है, फिर ये हम देखते हैं, हमने 5 सोर्स ऑफ इनकम तो देख लिया था। अब कुछ गवर्नमेंट ने इनकम को माफ किया हुआ है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेक्शन 10 की इनकम। इनकम टैक्स में सेक्शन 10 है जिसमें इनकम माफ बोला जाता है, उसमें आप कितना भी कमाओ। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल और भी बहुत है बट मैंने यहाँ पे 8 केस लिए। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से जो अर्न होगी माफ है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो वहाँ जो आपको हिस्सा मिलेगा उस पर टैक्स नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप अपने ही टैक्स दे देती है पहले ही, तो दोबारा नहीं लगाएंगे। एचयूएफ के मेंबर हैं तो जो एचयूएफ के मेंबर को प्रॉफिट मिलेगा वो माफ है, क्योंकि एचयूएफ पहले ही टैक्स दे देगी प्रॉफिट पे। अगर आपको कोई पैसा मिला वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत, आपको कोई पैसा मिला एलआईसी के तहत, आप कोई प्रोविडेंट फंड, कोई अवार्ड रिवॉर्ड, कोई परक्विजिट्स मिला आउटसाइड इंडिया। परक्विजिट्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। आउटसाइड इंडिया अगर आप रहते हो तो आपको कोई परक्विजिट्स मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय को इसे बोलते हैं परक्विजिट्स। क्लियर? ये हमारा यहाँ तक। उसके बाद हमारे जो चैप्टर होंगे स्पेशल चैप्टर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो हम शुरू करेंगे।